हाय एवरीबॉडी, आई वेलकम यू ऑल टू टुडे सेशन ऑफ मिंट विश्लेषण। सो आज का टॉपिक है हमारा अकाउंट एग्रीगेटर। इसमें मिंट में आर्टिकल थी जिसकी हेडिंग ये है अकाउंट एग्रीगेटर ट्रांजैक्शन सेट टू सोयर। अब यहाँ पे आपको पहले समझना ज़रूरी है कि अकाउंट एग्रीगेटर होता क्या है एंड ट्रांजैक्शंस के बारे में बात की जा रही है कि ये अभी बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है, तो वो हम बाद में देखेंगे कि अभी आज का इस साल का ट्रेंड क्या है। लेकिन उसके पहले हम स्टैटिक जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं इसके पहले वो समझेंगे। आर्टिकल आप देख पा रहे हो, ये मिंट के पेज नंबर 5 पे था। ठीक है, तो एक बार हम आते हैं इसके स्टैटिक कॉन्सेप्ट पे, फिर हम बात करेंगे कि आर्टिकल में दे क्या रखा है। तो सबसे पहले अकाउंट एग्रीगेटर होता क्या है। मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि आरबीआई एक्ट में आर्टिकल 45 आई आर्टिकल 45 आई में एक्सप्लेन किया गया है अकाउंट एग्रीगेटर को। एंड उसकी जो डेफिनेशन है, अगर मैं वो यहाँ पे मेंशन करूँ तो हो सकता है उसे समझ में ना आए। उसमें लिखा ऐसे था कि एन अकाउंट एग्रीगेटर इज़ द वन विच इज़ इन द सर्विस ऑफ अकाउंट एग्रीगेटर। अभी इससे बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं होगा, राइट। तो हम लाइक जो डेफिनेशन है उसको बहुत ही लेमैन लैंग्वेज में मैं पहले समझाऊंगा। उसके बाद ये देखेंगे कि इंडिया के फिनेंशियल सेक्टर में इसका क्या कंट्रीब्यूशन है अभी और क्या आगे और भी ज़्यादा हो सकता है, राइट। अब जैसे आप इस लाइन को रीड करो, द अकाउंट एग्रीगेटर इज़ एन इंटरपोरेबल डेटा ब्लाइंड कंसेंट मैनेजर। अब इसमें बहुत सारे टेक्निकल वर्ड्स हो गए, ठीक है। मैं जो भी आर्टिकल एक्सप्लेन करता हूँ हमारे इस वाले सेगमेंट में, तो इसमें आपकी वोकैब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना हो उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए और उसके साथ साथ जो टेक्निकल वर्ड्स हैं, जैसे डेटा ब्लाइंड क्या हो गया, यहाँ पे कंसेंट मैनेजर की मीनिंग क्या हो गई, तो अगर हम ये सब वर्ड्स भी समझते हैं तो एक बहुत अच्छा आंसर फ्रेम किया जा सकता है बाद में, ठीक है। यहाँ पे डेटा ब्लाइंड लिखा है। डेटा ब्लाइंड का मतलब ये हो गया कि जो एजेंसीज या फिर जो ऑर्गेनाइजेशन अकाउंट एग्रीगेटर की तरफ फंक्शन कर रही है, सो वो आपके डेटा को रीड नहीं कर पाएंगे। जो भी डेटा स्टोर कर रहे हैं वो उसको रीड नहीं कर पाएंगे। कंसेंट मैनेजर का मतलब ये हो गया कि उनको आपका कंसेंट भी लेना होगा इस डेटा को किसी और को प्रोवाइड करने के पहले, ठीक है। बट अगेन, अकाउंट एग्रीगेटर होता क्या है, तो आप सपोज़ कि आपकी जो भी बैंकिंग डिटेल्स हैं, ठीक है, जो भी लाइक आपकी जो ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं आपके सेविंग्स अकाउंट में या फिर करेंट अकाउंट में जितना भी अमाउंट है, राइट, तो ये इन्फॉर्मेशन अकाउंट एग्रीगेटर के पास स्टोर होकर रहता है, जिसको भी फर्दर वो किसी और के साथ शेयर कर सकता है आपके कंसेंट के बाद ही, ठीक है। सो फिर यहाँ पे लिखा है कि अकाउंट एग्रीगेटर्स कैन नॉट रीड कंज्यूमर डेटा। तो डेटा ब्लाइंड की मीनिंग एग्जैक्टली यही होती है। देन ये लिखा है कि दे कैन नॉट रीसेल कंज्यूमर डेटा, मतलब कि जिस पर्पज़ के लिए डेटा वो आपका स्टोर कर रहे हैं उसी पर्पज़ के लिए वो यूज़ होगा, उसके अलावा वो किसी को भी रीसेल नहीं कर सकते वो डेटा, ठीक है। ओके, अकाउंट एग्रीगेटर्स इनेबल कंज्यूमर्स टू सेलेक्टिवली शेयर एंड इवन रिवोक डेटा वंस शेयर्ड। अब मान लो कि आपने डेटा शेयर कर दिया किसी भी अकाउंट एग्रीगेटर के साथ, ठीक है। आप जब भी चाहोगे, जब भी चाहो वो आप डेटा रिवोक कर सकते हो, वो कंसेंट आप रिवोक कर सकते हो, ये राइट आपके पास है। नेक्स्ट है इसमें कि अकाउंट एग्रीगेटर्स हैव अ फिडुशियरी ड्यूटी टू कंज्यूमर्स एंड आर आरबीआई रेगुलेटेड एंटिटीज़। तो मैंने पहले ही बता दिया कि आर्टिकल 45 आई में अकाउंट एग्रीगेटर को डिफाइन किया गया है। एंड फर्दर इसमें एक और आर्टिकल ऐड किया गया, आर्टिकल 45 जेड ए। ये आर्टिकल के थ्रू, ये सेक्शन के थ्रू आरबीआई को पावर मिलती है कि वो अकाउंट एग्रीगेटर्स को रेगुलेट कर पाए, ठीक है। तो सबसे पहले ये एक बहुत ही बेसिक मैकेनिज्म है कि किसी भी प्रॉब्लम को या फिर किसी भी एंटिटी को रेगुलेट करने के पहले आरबीआई पहले उसको डिफाइन करती है, राइट। डेफिनेशन पहले आता है एंड द पावर टू रेगुलेट वो उसके बाद आएगा। तो पहले आर्टिकल 45 आई में उसको डिफाइन किया गया है एंड 45 जेड ए में, सॉरी यहाँ पे जेड ए नहीं है, यहाँ पे जे ए है। तो 45 जे ए से आरबीआई को पावर मिलती है कि वो इसको रेगुलेट कर पाए। अब हम आते हैं वापस, यहाँ पे एक फ्रेज लिखा है फिडुशियरी ड्यूटी। अब इसकी मीनिंग क्या है, तो सपोज जैसे बैटमैन मूवी में जो मतलब एल्फ्रेड था, उसका काम था कि वो काइंड ऑफ केयर टेकर था बैटमैन का, राइट। तो फिडुशियरी ड्यूटी की भी मीनिंग वही होती है कि ये आपके फिनेंशियल डेटा का केयर टेकर है, मतलब ये डेटा आपका डेटा स्टोर करके रखेगा एंड आपके कंसेंट के बाद ही वो किसी और को दे पाएगा, शेयर कर पाएगा। हमने ये समझ लिया कि अकाउंट एग्रीगेटर का मतलब बहुत ही लूज लैंग्वेज में इसका काम क्या है। तो डेटा स्टोरेज का काम इनका रहता है, ये फर्दर किसी और के साथ शेयर कर सकते हैं आपके कंसेंट के बाद। अब हम एक स्टेप आगे बढ़ते हैं इससे। तो अब जो भी मैंने बताया आपको कि फिडुशियरी ड्यूटी क्या है एंड उसमें कितनी कितनी पार्टीज इन्वॉल्व हैं, तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख पाओगे कि सेंटर में अकाउंट एग्रीगेटर्स हैं एंड ये कैसे पूरे मार्केट को लिंक करते हैं वो यहाँ पे देखना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे सपोज आप हो, कस्टमर हो,
ठीक है, आपने कंसेंट दिया अकाउंट एग्रीगेटर्स को कि वो आपका डेटा स्टोर करके रखे। अब इसमें दो और होते हैं प्लेयर्स, एक को बोलते हैं FIP, दूसरे होते हैं FIU। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है फिनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर, इसका फुल फॉर्म है फिनेंशियल इंफॉर्मेशन यूज़र। अब ये दोनों का काम क्या क्या है? तो सपोज़ आपकी बैंक अकाउंट ICICI बैंक में है, जिसे आपने लोन ले रखा है। जो उसमें दूसरी पार्टी है वो है फिनेंशियल इंफॉर्मेशन यूज़र। मतलब सपोज़ ICICI बैंक में आपने कोई लोन ले रखा है जो कि ऑलमोस्ट मैच्योर होने वाला है, आपने उसकी लास्ट EMI पे कर दी है, ठीक है, या फिर करने वाले हैं। ये डेटा किसी और लेंडर के पास होगा तो उनको ये पता चलेगा कि आपका लोन अब ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है, हो सकता है आपको कोई फर्दर ज़रूरत हो, तो वो आपको फिर रीच करेंगे। ठीक है, या फिर आप इसी के थ्रू आप किसी और को रीच कर सकते हो। मान लो कि जो आपने यहाँ पे EMIs पे की हैं एंड आपको बाद में कोई और लोन लेना हो और आपको ये फील आ रही है कि मैं जहाँ से अभी मैंने लोन लिया था वहाँ पे मुझे चार्जेस, वहाँ पे इंटरेस्ट रेट मेरा ज़्यादा लग रहा है, तो आप किसी और को भी कांटेक्ट कर सकते हो। ये पूरा प्रोसेस बहुत ईजी हो जाता है जब कोई सेंट्रल एक डेटा पॉइंट हो जहाँ पे डेटा स्टोर्ड है, उसके थ्रू आप दोनों पार्टीज़ को कांटेक्ट कर सकते हो बहुत ही ईजिली। आपको अलग अलग करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे एक सिंगल और बहुत ही सिंपल वे में एक ऐसा मैकेनिज़्म है जिसमें कि मार्केट के जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं वो सारे कनेक्टेड हैं। तो ये प्रोसेस बहुत ही सिंप्लीफाइड हो जाता है, बहुत ही ईजी हो जाता है, बहुत ही क्विक हो जाता है। ठीक है, तो ये दोनों टर्म्स को याद रखना आप, FIP और FIU। FIP का मतलब फिनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर, मतलब कि जो सर्विसेज आप जहाँ से अवेल कर रहे हो तो उसका डेटा कहाँ से आ रहा है, वो आ रहा है FIP से। मतलब जिस बैंक से आपने लोन ले रखा है सो उसको हम बोलेंगे FIP। एंड फर्दर जहाँ से आप बाद में लेना चाह रहे हो या फिर जो आपको कांटेक्ट कर रहे हैं फर्दर सर्विसेज के लिए, उनको बोलेंगे FIU, फिनेंशियल इंफॉर्मेशन यूज़र। ये दोनों टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है एंड किसी भी न्यूज़ आर्टिकल में आप देखोगे कि ये दोनों टर्म्स बहुत बार रिपीट होते हैं। ठीक है, तो अगर इन दोनों को समझ लिया आपने तो आपको फिर बहुत आसानी होगी आर्टिकल को रीड करने में। अब हम आते हैं कुछ क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन के थ्रू ही हम आएंगे कॉन्सेप्ट पे। तो यहाँ पे जैसे मैंने क्वेश्चन ऐड किया कि हाउ विल द न्यू अकाउंट एग्रीगेटर नेटवर्क इंप्रूव एन एवरेज पर्सन फाइनेंशियल लाइफ। तो आपको मोटा मोटी समझ में आ चुका है कि अकाउंट एग्रीगेटर करता क्या है, लेकिन इसका फ़ायदा क्या होगा, मुझे आपको इसका फ़ायदा क्या होगा। तो सपोज़ कि आप जब कोई डीमैट अकाउंट ओपन कराना चाह रहे हो तो जो डीमैट अकाउंट जिसके थ्रू आप ओपन कर रहे हो वो आपसे एक ब्लैंक चेक मांगते हैं, राइट। वो ब्लैंक चेक इसलिए है ताकि जो डीमैट अकाउंट प्रोवाइडर है उनके पास ये डेटा आए या फिर उनके पास ये इन्फॉर्मेशन आए कि आप बैंकिंग सेक्टर से लिंक्ड हो ऑलरेडी। ठीक है, अब सपोज कि कोई ऐसा नेटवर्क होता जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन एक ही जगह होती तो वो डीमैट अकाउंट प्रोवाइडर आपसे वो ब्लैंक चेक नहीं मांगता। ठीक है, आपने उसमें मान लो आधार कार्ड नंबर और बेसिक जो डिटेल्स होती हैं KYC की, अगर वो आपने उनको प्रोवाइड करा दी तो वो वहीं से पूरा डेटा फेच कर लेंगे एंड उनको पता चलेगा कि हाँ आप बैंकिंग सेक्टर से ऑलरेडी कनेक्टेड हो। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया पहले भी कि अकाउंट एग्रीगेटर के थ्रू हमारा पूरा जो प्रोसेस है सर्विसेज का वो बहुत ही इजी और बहुत ही सिंप्लीफाइड हो जाता है और बहुत ही जल्दी काम हो जाता है। तो मतलब ये कि जो लैग टाइम है, जो मतलब डिले होता है कि आप मान लो कहीं और से सर्विस अवेल कर रहे हो, आपको कहीं और से भी लेना है, तो उसमें एक बहुत गैप आ जाता है क्योंकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन सारे डॉक्यूमेंट फिर से फर्निश करने होते हैं। ठीक है, तो ये वेटिंग पीरियड है ना, ये बहुत ही कम हो जाएगा इसके थ्रू। तो अगर मान लो कि अगर टाइम बहुत कम हो रहा है तो हम ये बोलेंगे कि मार्केट इससे और ज़्यादा लिक्विड हो जाएगा। लिक्विड का मतलब ये कि एक से दूसरे सर्विस में स्विच करने का जो टाइम होता है ना वो बहुत ही रिड्यूस हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि फिनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर्स, सो जहाँ पे आपकी सर्विसेज ऑलरेडी चल रही है, वो कोई बैंक हो सकता है या फिर कोई NBFC हो सकता है या फिर कोई म्यूचुअल फंड हाउस हो सकता है। मतलब कि सपोज़ आपके अकाउंट में अच्छे खासे पैसे हैं, आपने बहुत ही ज़्यादा सेविंग्स कर रखी है। अब किसी म्यूचुअल फंड हाउस को, जिसको कि हम एसेट मैनेजमेंट कंपनी भी बोलते हैं, ये भी अगेन टेक्निकल टर्म है, तो अगर आप सेबी का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो ये सब टर्म्स आपको बहुत ही अच्छे से पता होना चाहिए कि एसेट मैनेजमेंट कंपनी क्या है, देन NAV क्या है। अब ये सब म्यूचुअल फंड से रिलेटेड टर्म्स हैं, हमने इसको कवर भी कर रखा है ऑलरेडी म्यूचुअल फंड के वीडियो में, तो ये सब टर्म्स आपको पता होने चाहिए। इसके बाद आपका जो भी इंश्योरेंस प्रोवाइडर है, ठीक है, तो ये जितनी भी कंपनीज हो गई ना, इन सबको हम बोल सकते हैं फिनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर, जहाँ पे ऑलरेडी आपकी कोई ना कोई सर्विस चल रही हो। फिनेंशियल इंफॉर्मेशन यूज़र में वो सारी कंपनीज आ गई जिससे कि इस डेटा पे इंसाइट लेके वो फिर फर्दर आपको सर्विसेज सेल करने की कोशिश करेंगे या फिर आप उनसे अवेल कर सकते हो डायरेक्टली। ठीक है, तो मान लो कि आपकी सेविंग्स अच्छी खासी है एंड किसी AMC को अगर आपका डेटा है, उनके पास आपका डेटा है, तो वो आपको रीच कर सकते हैं कि आप चाहो तो अपने सेविंग्स को और ज़्यादा, मतलब आपके कैपिटल को और ज़्यादा अप्रिशिएट कराने के लिए आप कोई म्यूचुअल फंड की प्लान ले सकते हो। नेक्स्ट हम आते हैं
कि हाउ इज़ अकाउंट एग्रीगेटर डिफरेंट टू आधार ई KYC डेटा शेयरिंग एंड क्रेडिट ब्यूरो डेटा शेयरिंग, और उसके बाद यहाँ पे C KYC भी लिखा है। अब ई KYC और C KYC में क्या डिफरेंस है वो हम एक बार देखेंगे, और उसके पहले हम देखते हैं KYC है क्या बेसिकली। तो KYC जिसका फुल फॉर्म है नो योर कस्टमर। अब आप कहीं पे भी सर्विस लेने जाओ तो हर कंपनी, वो चाहे बैंक हो, वो चाहे NBFC हो, या फिर कोई एसेट मैनेजमेंट कंपनी हो, आप जहाँ पे भी अकाउंट अपना ओपन कर रहे हो, वो आपसे कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं, राइट। हो सकता है वो आधार और पैन कार्ड, ये दोनों मांगे। इसके थ्रू वो स्टोर क्या कर रहे हैं कि आपका नेम, उसके बाद एड्रेस, ठीक है, उसके बाद आपका जेंडर, और फिर उसके बाद अगर वो पैन कार्ड मांग रहे हैं तो ये एक ऐसा नंबर होता है जिससे ये पता चलता है कि आप बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हो कि नहीं, ठीक है। तो आपका पैन हो गया। तो ये बहुत ही बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है जो KYC के थ्रू ली जाती है कस्टमर से। ई KYC का मतलब ये हो गया कि आप जब भी किसी नए कंपनी में जा रहे हो कुछ सर्विस लेने, तो वो आपसे ई KYC लेंगे। ये हो सकता है कि आपसे बार बार मांगे, जैसे किसी भी बैंक में बहुत ये एक नॉर्मल प्रोसेस होता है कि वो हर साल आपके KYC को अपडेट करते हैं, राइट। तो ये चीज़ कॉन्टीन्यूस है। लेकिन C KYC जिसको हम सेंट्रल KYC बोलते हैं, ये वन टाइम होता है, मतलब कि एक बार आपका जो डेटा स्टोर हो गया वो इसमें रहेगा फर्दर। अगर इसमें कोई चेंज हुआ है, जैसे आपने मान लो नेम चेंज कराया है, या फिर आपका एड्रेस चेंज हुआ है, जेंडर चलो नहीं होता है वैसे, लेकिन अगर ये भी कोई कराना चाहे, किसी भी टाइप की इन्फॉर्मेशन वो अगर चेंज हो रही है, तो आप खुद से ट्राई कर सकते हो कि आप उसको C KYC में अपडेट कराओ। लेकिन अगर कुछ भी चेंज नहीं हुआ है तो आपका सिर्फ ई KYC हर साल चेंज होगा, ठीक है। तो इस सेंस में अगर हम देखें तो KYC में बहुत ही लिमिटेड इन्फॉर्मेशन फीड होती है, लेकिन जो आपका अकाउंट एग्रीगेटर में है, जो मैकेनिज्म है बना हुआ, तो उसमें KYC के अलावा जो आपकी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री है, ठीक है, या फिर जो आपके अकाउंट्स का बैलेंस है, वो सारा कुछ होता है स्टोर। तो इसलिए अगर आप देखोगे तो अकाउंट एग्रीगेटर का स्कोप बहुत ज़्यादा है KYC, मतलब ई KYC या फिर C KYC से। देन हम आते हैं क्रेडिट ब्यूरो डेटा शेयरिंग क्या है। तो ये आपकी देखती है कि बोरोइंग हिस्ट्री क्या है आपकी, ठीक है। तो ये आपके बस बोरोइंग हिस्ट्री को चेक करता है, एंड उसी के बेसिस पे ये अपनी इंसाइट देता है बाकी कंपनीज को जो लेंडर्स हैं, ठीक है। तो अगेन मैंने सबको समझा दिया कि KYC क्या है, क्रेडिट ब्यूरो डेटा शेयरिंग क्या है, और ये सबसे बहुत ज़्यादा स्कोप हो जाता है अकाउंट एग्रीगेटर का। ओके, अकाउंट एग्रीगेटर में जैसे मैंने बताया कि उसमें KYC के अलावा जो आपकी बोरोइंग हिस्ट्री है, इसके साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे कि आपके जो टैक्स पेमेंट्स है वो भी उसमें स्टोर हो जाता है। मान लो कि कोई 60 प्लस हैं या फिर रिटायर हो चुके हैं, तो उनके पेंशन की भी जो है ना सारी डिटेल्स अकाउंट एग्रीगेटर के पास होती है। तो अगेन इसका स्कोप बहुत ज़्यादा है। ओके, व्हाट काइंड ऑफ डेटा कैन बी शेयर्ड, तो मैंने सारा समझा दिया कि एक तो पहले आपका मान लो KYC है, देन आपका टैक्स, जो आपके टैक्स रिटर्न्स हैं वो भी उसमें फीड हो जाएंगे। उसके बाद आप मान लो कि डिपॉजिट हिस्ट्री वो भी इसमें आ जाएगी। उसके बाद मान लो कि पेंशन हिस्ट्री, ऐसे ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें हैं। इनफैक्ट अभी गवर्नमेंट इस पर भी ट्राई कर रही है कि इसमें GST भी ऐड हो जाए, मतलब आपने GST जो पे किया है, अगर आप बिजनेस में हैं तो वो सारा टैक्स में ही आता है वैसे तो, लेकिन हाँ इसको भी ऐड करने की बात हो रही है। तो ये एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसके थ्रू एक होलिस्टिक सेट ऑफ डेटा स्टोर करके रखा जा सकता है किसी भी कस्टमर की। और नेक्स्ट हम आते हैं इसमें कि कैन अ कंज्यूमर डिसाइड दे डोंट वांट टू शेयर डेटा। ऑफ कोर्स ये हो सकता है क्योंकि स्टार्टिंग में ही ऐसा है कि आपसे पहले आपका कंसेंट मांगा जाएगा। जो भी आपकी कंपनी है, जिसको हम FIP बोलते हैं, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर, तो FIP आपसे पहले आपका कंसेंट लेगी कि क्या आप इस चीज़ को लेके अग्री करते हो कि आपका डेटा स्टोर करके रखा जाए। तो आपके कंसेंट के बाद ही हो सकता है वो। एंड फर्दर कंज्यूमर्स को ये राइट है कि वो जब भी चाहे वो इसको रिवोक कर सकते हैं, ठीक है। तो रिवोक का राइट भी इसमें है। तो मतलब कि आपका डेटा आप ही के कंट्रोल में है पूरा। ओके, तो अब हम आते हैं आज के आर्टिकल का जो कंटेंट था कि आज के आर्टिकल में दिया क्या है मोस्टली। तो एक तो सबसे पहले थोड़ा समझाया गया कि अकाउंट एग्रीगेटर है क्या, उसके बाद बेसिक इन्फॉर्मेशन दी गई है जो मैंने ऑलरेडी आपको समझा दी। अब आर्टिकल के 2 डेटा पॉइंट्स हैं। उसमें सबसे पहला ये है कि इसको हम थोड़ा पीछे लेके चलते हैं। तो ईयर 2016 में RBI ने फर्स्ट टाइम एक मास्टर सर्कुलर इशू किया था अकाउंट एग्रीगेटर को लेके, ठीक है। लेकिन अगर हम बोले कि ऑफिशियली, मतलब जब रूल्स आए हैं, ठीक है, वो आया है 2021 में सितंबर में। तो 2021 में RBI ने इस पर एक डिटेल्ड सेट ऑफ रूल्स गाइडलाइंस ये इशू की थी, जिसके अंडर
अकाउंट एग्रीगेटर्स को रेगुलेट किया जाना था, जो मैंने बताया आर्टिकल 45I और उसके बाद आर्टिकल 45JA। तो 1 साल इसके हो गए हैं। तो 1 साल होने के बाद ये देखा गया है कि अभी जो लेटेस्ट फिगर है वो क्या है। तो प्रोजेक्शन पे तो हम बाद में आएंगे, पहले हम देखेंगे कि अभी ये कहाँ स्टैंड करता है। तो अभी हुआ ऐसा है कि 1.1 बिलियन, ठीक है, अकाउंट्स वो ऑलरेडी अकाउंट एग्रीगेटर के परव्यू में आ रहे हैं। मतलब ये कि 1.1 बिलियन अकाउंट्स ऐसे हैं जो कि एलिजिबल हैं अकाउंट एग्रीगेटर के सर्विसेज को अवेल करने के लिए। अब ये नंबर इतना बड़ा क्यों है? तो जब ये आया था, मतलब ये जब 2016 में जब आरबीआई ने इसके ऊपर मास्टर सर्कुलर लाया एंड फर्दर 2021 में रूल्स बने हैं प्रॉपर, तो उसके बाद हुआ ये कि बहुत ही लिमिटेड बैंक थे। मतलब जो सबसे पहला बैंक था, इनफैक्ट ये आप याद रखो, एक्सिस बैंक वॉज द फर्स्ट वन, ठीक है, एक्सिस बैंक वॉज द फर्स्ट वन जो कि अकाउंट एग्रीगेटर के सर्विसेज को के बारे में अपने कस्टमर से उन्होंने पूछना स्टार्ट किया कि क्या आप ये सर्विसेज लोगे। ये पूरे मैकेनिज्म में एक्सिस बैंक सबसे पहला था, ठीक है, जो कि ऐड हुआ। इसके बाद बहुत सारे बैंक्स आते गए। इनफैक्ट अभी का डेटा ये है कि जितने भी पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं वो सारे के सारे इसमें आ चुके हैं ऑलरेडी। और प्राइवेट बैंक्स में भी जितने भी लीडिंग बैंक्स हैं, एक्सिस बैंक हो गया, कोटक महिंद्रा है, HDFC है, ICICI है, तो ऐसे ऐसे बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर के बैंक्स भी हैं। तो उनमें अब जितने भी अकाउंट्स हैं, मतलब वैसे सारे बैंक्स और NBFCs जिन्होंने ये विलिंगनेस दिखाई कि हाँ हम भी इसमें ऐड होना चाहते हैं, तो वो जितने भी अकाउंट्स को सर्व कर रहे हैं वो सारा का सारा टोटल है 1.1 बिलियन अकाउंट, ठीक है, वो इसके परव्यू में आ चुका है। लेकिन अगर हम बात करें, जैसे मैंने बोला कंसेंट, तो कंसेंट अभी अराउंड 2.05 मिलियन अकाउंट होल्डर्स ने ही दिया है, ठीक है, 2.05 मिलियन अकाउंट्स ने ही अपना कंसेंट दिया है कि हाँ आप हमारे डेटा को स्टोर कर सकते हो और इसको शेयर कर सकते हो। तो अगर हम परसेंटेज में देखें तो ये अराउंड 0.2% होता है। मतलब कि टोटल जो बैंक अकाउंट्स है या फिर NBFC के अकाउंट्स हैं, उसमें से अभी 0.2% ने ही अपना कंसेंट दिया है कि हाँ हमें ये सर्विसेज लेनी है, ठीक है। तो ये नंबर ओब्वियसली बहुत कम है। और इसी को बेस बना के अभी जो ट्रेंड आ रहा है, तो उसमें ये प्रोजेक्शन दी गई है कि बाई 2025 ये नंबर जा सकता है 1 बिलियन तक। मैं इसकी बात नहीं कर रहा, जो टोटल अकाउंट्स है वो तो ऑलरेडी 1 बिलियन से ऊपर है, लेकिन वैसे अकाउंट जिन्होंने अपना कंसेंट दिया हो वो 1 बिलियन तक जा सकते हैं। और नो डाउट बीच में बहुत सारे नए अकाउंट्स भी क्रिएट होंगे। तो 2025 का जो प्रोजेक्शन है दैट इज़ 1 बिलियन, 2027 का जो प्रोजेक्शन है दैट इज़ 5 बिलियन। मतलब ये देखो कि कितनी ड्रास्टिक इसमें इंक्रीज हो रही है, ठीक है। और ये होने से क्या होगा कि जितने ज़्यादा लोग अकाउंट एग्रीगेटर के इकोसिस्टम में ऐड होंगे, तो डेटा को प्रोसेस करना, उसके बाद उससे यूज़फुल इंसाइट निकालना, ये उतना ही ईजी होता जाएगा, राइट। तो ये जब हो जाता है तो फिर लैग टाइम नहीं रहेगा। अगर मान लो आपकी एक सर्विस खत्म होने वाली है और दूसरे सर्विस को अवेल करने में जो लैग टाइम होता है वो बहुत ख़त्म हो जाएगा। और अगर ये लैग्स ख़त्म हो रहे हैं तो फिर इकोनॉमी या फिर हमारा जो फिनेंशियल सेक्टर है वो बहुत अच्छे से परफॉर्म कर पाएगा, ठीक है। सो आज के आर्टिकल में बस यही 2 इंसाइट थी, लेकिन उसको समझाने के पहले मुझे आपको स्टैटिक कॉन्सेप्ट समझाने थे, तो ये मैंने समझा दिया। आज का अगर कंटेंट आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कीजिएगा। अगेन एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को तो प्लीज़ करो, ठीक है। तो नेक्स्ट डे हम किसी नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। थैंक्स।